जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जी हां दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के संविधान की आज पहली क्लास होने वाली है और इस क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग इस संविधान को कवर करने वाले हैं। तो आज पहली क्लास है तो पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। जो संविधान की क्लास है अब ये लगातार लगभग 30 से 35 दिन की चलने वाली है और इस 30 से 35 दिन के संविधान में आ, ये 35 दिन की क्लासों में आपको पूरा संविधान, पूरी जो ये पॉलिटी यानी राज व्यवस्था है, ये पूरा का पूरा कवर करवाने का काम किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आपका संविधान का पोर्शन कमजोर है तो आप हमारे साथ जुड़िए और ये भरोसा करिए कि इस 30 दिन को पढ़ने के बाद यहां से आप संविधान से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे गलत नहीं होगा। ये आपके भाई का आपसे वादा है। चाहे तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में किसी भी एग्जाम की, या फिर आप इधर यूपी पुलिस, यूपीएसआई या इधर किसी भी पोर्शन की आप तैयारी कर रहे हैं और यहां पर संविधान से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आप यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और संविधान से क्वेश्चन पूछे जाए और आपसे गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अब हम पूरा संविधान, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी चार्ज के मैं आपको करवाने वाला हूं। बस शर्त एक है कि आपको लगातार हमारे साथ इस 30 दिन की मुहिम में जुड़ना है और 30 दिन में हम पूरा का पूरा संविधान कवर करने का काम करेंगे। तो आज हम लोग पहली क्लास पढ़ने वाले हैं संविधान की और बेसिक क्लास होगी संविधान का परिचय। क्या है संविधान, ठीक है, क्या है राज व्यवस्था, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये पहली क्लास है और पहली क्लास को आप पूरा देखिए, उसके बाद आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि हमको जो है आगे मजा आने वाला है या नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्लास जो संविधान की होने वाली है, संविधान का परिचय। ठीक है, तो आज की पहली क्लास हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। ठीक है, क्या बोलेंगे, राज व्यवस्था के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले राज का मतलब क्या होता है, राज का मतलब होता है देश। ठीक है, कोई भी देश, और जो व्यवस्था है, व्यवस्था को हम सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश को चलाने का जो सिस्टम होता है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज व्यवस्था कहा जाता है। ये बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश की राज व्यवस्था कहते हैं, ये आपको नोट करना है। राज व्यवस्था देश को चलाने का एक माध्यम है, एक सिस्टम। ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है, एक माध्यम होता है, एक सिस्टम होता है, उसे ही बोलते हैं राज व्यवस्था। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, और कोई भी देश, आपसे पूछा जाएगा कोई भी देश कितने माध्यम से चलता है, तो आपको ये बात याद होना चाहिए, कोई भी देश हो वो दो माध्यम से चलता है। ठीक है, पहला माध्यम जो होता है वो नंबर एक सिद्धांत और दूसरा होता है व्यवहार। ठीक है, पहला क्या होता है सिद्धांत और दूसरा क्या होता है व्यवहार। तो आप कहेंगे ये सिद्धांत क्या है और ये व्यवहार क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान में लिखी समस्त बातें सिद्धांत कहलाती हैं। जितनी भी बातें संविधान में लिखी गई हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्त, उनको संविधान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्यवहार क्या है, इसके विषय में जानते हैं। लेकिन जो बातें संविधान में ना लिखी गई हों या ना लिखी जाए पर उनसे जुड़कर चले, वह व्यवहार कहलाती हैं। समझ में आई होंगी ये बातें। जो बातें संविधान में लिखी हैं उनको कहा जाता है सिद्धांत, जो बातें संविधान में नहीं लिखी हैं फिर भी हम उनको फॉलो करते हैं, संविधान से जोड़ के चलते हैं, उसको कहा जाता है व्यवहार। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है कोई भी देश कितने माध्यम से चलता है, दो, नंबर एक सिद्धांत और नंबर दो व्यवहार। सिद्धांत क्या है, व्यवहार क्या है, ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे जैसे कि आपके हम सिद्धांत तो आपके विषय में आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि जो बातें संविधान में लिखी गई उसे सिद्धांत कहते हैं। तो व्यवहार क्या है उसको देखिए इधर। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति 1977 से 25 जुलाई को शपथ लेते आ रहे हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 60 के तहत तो आपको पता है 25 जुलाई 1977, ठीक है। इसी दिन से जो है, यानी आप यह कह सकते हैं कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ क्यों लेते हैं। ये बात तो संविधान में नहीं लिखी है कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेंगे, लेकिन फिर भी 25 जुलाई को ये 1977 से लगातार, ठीक है, 1977 से लगातार राष्ट्रपति जो बनते हैं, कोई भी बने, वो 25 जुलाई को ही शपथ क्यों लेता है। ऐसी बात तो संविधान में नहीं कही गई है। तो मैं आपको बता दूं, 1977 से लेकर कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा है जिसका कार्यकाल अधूरा रहा हो। तो आप कहेंगे जैसे कि मान लो 25 जुलाई, मान लो किसी ने 25 जुलाई को शपथ ली, ठीक है, 25 जुलाई को शपथ ली, अब उसका कार्यकाल खत्म कब होगा? 24 जुलाई। 5 साल बाद जब उसका कार्यकाल खत्म होगा तो 24 जुलाई को खत्म होगा, ठीक है। जैसे कि 25 जुलाई को किसी ने शपथ ली, 25 जुलाई 1977, तो अब इसका कार्यकाल कब खत्म होगा? 24 जुलाई 1982 को इसका कार्यकाल खत्म होगा। जब इसका कार्यकाल खत्म होगा 24 तारीख को, तो फिर 25 तारीख को यानी 25 जुलाई 1982 को फिर से कोई नया राष्ट्रपति या वही दोबारा फिर से शपथ लेने का काम करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आई। और तब से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा 1977 से कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेगा। तो ये बात संविधान में नहीं है, लेकिन ये व्यवहार में है और इसको हम लगातार जोड़ते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि एक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, ठीक है। और 5 साल खत्म होने के बाद ही हम लोग लेंगे, या तो फिर यहाँ पर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल अधूरा होता तो फिर हम जल्दी से शपथ ग्रहण करवाते, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल अधूरा नहीं रहा है। तो ये बात उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, ठीक है। भारतीय संविधान की बात करेंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछे भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, पूछेगा आपसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, याद रखना है मेरे भाई, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नोट करके इसको लिखिएगा, जब समस्त देश की राजनीतिक व्यवस्था को मिलाया जाता है तभी राजनीतिक विज्ञान या राजनीति शास्त्र का जन्म होता है। यह बात आपको याद रखना है। जब समस्त देशों की राजनीतिक व्यवस्था, समस्त देश, एक देश नहीं, समस्त देशों की राजनीतिक व्यवस्था को मिलाया जाता है तभी राजनीतिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र का जन्म होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अरस्तु किस महान शासक के गुरु हुए हैं, किस महान राजा के गुरु हुए हैं। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अरस्तु किसके गुरु थे, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे। हाँ, पॉलिटी। अगर आपसे पूछा जाए, एक बार अभी ये पूछा गया था यूपीएसआई के पेपर में, ठीक है, यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया था कि जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पॉलिटी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना है आपको, जो पॉलिटी है यह यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है राज्य या देश। दोनों चीज याद रखना है। पॉलिटिक किस भाषा का शब्द है, तो पॉलिटी जो है यूनानी भाषा का शब्द है। अगर पूछे पॉलिटी का अर्थ क्या होता है, तो राज्य या देश पॉलिटी का अर्थ होता है। दोनों क्वेश्चन आपको नोट करके हुए चलना है। आगे, देश का निर्माण, ठीक है, किसी भी देश का जो निर्माण होता है वो 4 तत्वों से होता है, ठीक है। कितने तत्वों से होता है? मान लो किसी भी देश का हमको निर्माण करना है तो उस देश के लिए कितने तत्व चाहिए? उस देश के निर्माण के लिए कम से कम 4 तत्व चाहिए। वो चारों तत्व क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर 1, किसी भी देश का निर्माण करने के लिए हमें जो सबसे जरूरी है वो भूभाग। हमें भूभाग चाहिए, कुछ जमीन का टुकड़ा चाहिए जिसपे हम देश को बसाना चाहते हैं। पूछेगा आपसे किसी भी देश को बसाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कितने तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो आप कहेंगे 4। कम से कम 4 तत्वों की जरूरत होती है। सबसे पहला होगा भूभाग, जमीन का टुकड़ा होगा, वहीं पे तो आप देश को बसाएंगे। दूसरा, सरकार, उस देश को चलाने के लिए जो सिस्टम होता है जिसको हम सरकार बोलते हैं, सरकार, ठीक है। फिर तीसरा आपको चाहिए जनसंख्या। देश तभी आप बनाएंगे जब वहां पे लोग रहेंगे, जनसंख्या होगी, तो तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है वो जनसंख्या। और चौथी जो चीज होती है वो होती है संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। आप स्वतंत्र होंगे तभी तो एक देश का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा आप कैसे देश का निर्माण कर पाएंगे। तो किसी भी देश को बनाने के लिए, किसी भी देश को बसाने के लिए हमें कितने तत्वों की जरूरत होती है, तो 4 तत्वों की जरूरत होती है। और चारों तत्व आपके सामने हैं, भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुत्व।
ये पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है और उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपसे अभी आपसे पूछा गया था पॉलिटिक किस भाषा का शब्द है, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान किस भाषा का शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखना है मेरे भाई, संविधान जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे संविधान का अर्थ क्या होता है, तो संविधान का अर्थ होता है समान विधान। ठीक है, सबके लिए एक समान विधान है, इसी को बोला जाता है संविधान। तो जो दोनों चीजें आपको याद रखना है, संविधान किस भाषा का शब्द है, तो संविधान जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगर पूछेगा संविधान का अर्थ क्या होता है, तो समान विधान होता है, सबके लिए एक समान विधान। ठीक है, अगर पूछे संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है मेरे भाई, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम। सम का मतलब क्या होता है, बराबर या समान। ठीक है, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा यहाँ पर, बस आप अंत तक बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, सम, संविधान का मतलब क्या है, सम। सम का अर्थ क्या होता है, बराबर या समान। ठीक है, आगे होता है विधान। विधान का मतलब होता है, ठीक है, विधान का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, सबके लिए समान कानून, बराबर कानून। ठीक है, याद रखना है संविधान का मतलब क्या है, सबके लिए बराबर यानी सम। ठीक है, बराबर कानून, एक कानून, ये चीजें याद रखना है। संविधान का जनक, अगर आपसे पूछेगा बताइए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है संविधान का जनक जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए नियम नियम या कानून सबसे पहले किसने बनाया, तो नियम और कानून सबसे पहले ब्रिटेन ने बनाया। ब्रिटेन कोई आम देश नहीं हो सकता। ब्रिटेन जो है, जिसके अमेरिका जैसे देश भी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नियम कानून बनाने की प्रथा कहां से शुरुआत होती है, तो ब्रिटेन से शुरुआत होती है। इसका बात याद रखना। इसीलिए ब्रिटेन यूरोप या इसीलिए ब्रिटेन को हम संविधान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछे कि संविधान का जनक क्या है, संविधान का जनक कौन है, तो संविधान का जो जनक है वो ब्रिटेन है। ठीक है, कौन था, ब्रिटेन है। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछे, ये एक बार पूछा गया और ज्यादातर बच्चों ने गलत किया कि ब्रिटेन क्या है, तो किसी ने कहा ब्रिटेन एक देश है, किसी ने महाद्वीप में लगा दिया। लेकिन मेरे भाई याद रखना है ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन तीन देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है, ब्रिटेन तीन देशों का समूह है। पहला देश कौन सा है, इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड और तीसरा है वेल्स। ये तीन देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन तीन देशों के समूह को हम ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ब्रिटेन क्या है, तीन देशों का समूह है। उसमें कौन कौन से देश शामिल है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, हाँ, ये आपका स्कॉटलैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाला आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, और इधर आपका क्या है, ये इंग्लैंड है। ये इधर से ये इंग्लैंड है। हाँ, और ये आपका छोटा सा देश एक दिख रहा है, बेल्स। ठीक है, ये तीन देशों का समूह होता है और इसी को क्या बोला जाता था, इंग्लैंड। बाद में इसी में आकर जुड़ गया था आपका आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड बाद में जोड़ा गया, इसको भी याद रखना है। तो आपसे पूछे ब्रिटेन क्या है, तो तीन देशों का समूह है। जब इन्हीं तीन देशों के समूह में ये चौथा देश के रूप में आयरलैंड को जोड़ा जाता है, तो इन्हीं समूह को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, तीन देशों के समूह को हम क्या बोलते थे, ब्रिटेन। ठीक है, क्या बोलते थे, ब्रिटेन बोलते थे। लेकिन इन्हीं तीनों देशों में जब एक और देश शामिल हो जाता है, कौन सा, आयरलैंड, यानी चार देश शामिल हो जाते हैं, तो इसी देशों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, यूके के नाम से जानते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे लिखित संविधान का जनक, तो लिखित संविधान का जो जनक है मेरे भाई, वो अमेरिका यूएसए को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका है, ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका आजाद हुआ। आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका कब आजाद हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बताओ अमेरिका क्रांति के जनक,
सभी लोग बताएंगे अमेरिका क्रांति के जनक या अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व किया गया था। इसको भी आप सभी को याद रखना है। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा अमेरिकी क्रांति का जनक यानी क्रांति का जो है नेतृत्व किया गया था। इस बात को आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे, हाँ एक बात ये भी याद रखना है, जब अमेरिका आजाद हुआ, ठीक है, जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो अपने आप जो देश को वो राजतंत्र स्थापित करे, दूसरा ऑप्शन था अपने देश में वो लोकतंत्र स्थापित करे। तो आप सभी लोग बताएंगे अमेरिका ने कौन सा ऑप्शन चुना? अमेरिका ने अपने देश में लोकतंत्र को चुना, जनता के शासन को चुना। अगर मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर अमेरिका में राजतंत्र होता तो क्या होता, और आज अगर लोकतंत्र है तो अमेरिका में क्या है, आज हम दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप आज हम दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे। अगर अमेरिका में आज राजतंत्र होता तो वहां पे राजा शासन करता, ना कि वहां पे चुनाव होते। ठीक है, अगर अमेरिका में राजतंत्र होता तो वहां पे राजा शासन करता। अगर राजा शासन करता, ठीक है, और शासन व्यवस्था जो होती वो वंशानुगत होती, पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्ट होती रहती। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्ट होती रहती, राजा का पुत्र राजा बनता अगर अमेरिका में राजतंत्र होता। और क्या होता? अमेरिका में अलिखित संविधान होता, जो लिखा गया संविधान है ये नहीं होता। और अलिखित संविधान का जो सबसे अच्छा उदाहरण आज की डेट में है वो ब्रिटेन में है। ठीक है, आपसे पूछे बताइए अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण आज की डेट में क्या है, तो वो ब्रिटेन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया अगर अमेरिका राजतंत्र होता, अमेरिका राजतंत्र को अपनाता तो वहां राजा का शासन होता, और शासन व्यवस्था जो होती वंशानुगत होती, पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्ट होती रहती, राजा का पुत्र राजा बनता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, अमेरिका ने लोकतंत्र को अपनाया। सबसे पहले अमेरिका ने लोकतंत्र को अपनाया, और लोकतंत्र हुआ तो अमेरिका में क्या फायदा हुए, क्या नुकसान हुए? अगर अमेरिका ने लोकतंत्र को अपनाया तो वहां पर जनता का शासन हुआ। ठीक है, वहां पर जनता का शासन हुआ, और जनता का शासन और देश में गणतंत्रात्मक प्रणाली को यानी निर्वाचित व्यवस्था की स्थापना की गई, मतदान की व्यवस्था की गई। वहां के नागरिक मतदान करते हैं, आपके देश यानी भारत के नागरिक भी मतदान करते हैं। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए दुनिया का पहला लिखित संविधान, ठीक है, तो पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। ठीक है, अगर यहाँ पर अमेरिका राजतंत्र को अपनाता तो अलिखित संविधान होता, लेकिन अमेरिका ने लोकतंत्र को अपनाया तो यहाँ पर लिखित संविधान बनाया गया। ठीक है, हाँ, और जो अमेरिकी लिखित संविधान ये सबसे पहले बना, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूएसए अगर पूछा जाए अमेरिका ने अपना संविधान कब बनाकर तैयार किया, तो अमेरिका ने 1887 में अपना संविधान बनाया। और अगर पूछा जाए अमेरिका ने अपना संविधान लागू कब किया, तो याद रखना है 1789। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान बना कब और संविधान लागू कब हुआ, 89, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, आगे अगर पूछा जाए सरकार क्या है, सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, आपसे पूछे, अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए सरकार क्या है, तो आप कहेंगे मोदी जी। मोदी जी सरकार नहीं है, मोदी जी सरकार चलाने का एक माध्यम है बस, और मोदी जी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सरकार क्या है। ठीक है, सरकार क्या है? सरकार एक संस्था है। ठीक है, सरकार क्या है? सरकार एक संस्था है जो किसी देश को चलाने का कार्य करती है। देश में वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। ठीक है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल, ठीक है, डेमोक्रेटिव अलायंस। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एनडीए, एनडीए की स्थापना कब हुई, तो आप सभी को याद रखना है एनडीए की स्थापना जो है 1998 में हुई थी। ठीक है, और एनडीए की अगर सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में पूछा जाए तो एनडीए की जो सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में है वो है बीजेपी। जो एनडीए गठबंधन है इसकी सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपसे पूछ ले एनडीए की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सन तो आपको पता है 1998। ठीक है, अगर पूछे एनडीए की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा एनडीए गठबंधन तैयार किया गया था। इस बात को भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, जिस प्रकार से सरकार चलाने का हमने बताया आपको, सरकार एक संस्था है जो किसी भी देश को चलाने का कार्य करती है। ठीक है, इसके विषय में आइए आगे आपको हम समझाते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा संस्थान का नाम है टारगेट क्लासेस यूपी। हमारे संस्थान का नाम क्या है? टारगेट क्लासेस यूपी।
तो जो ये टारगेट संस्थान बना है, तो इसको चलाने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है, और उन सब लोगों से मिलने के बाद ही तो ये संस्थान बना होगा। आइए देखते हैं, जैसे जैसे कि सबसे पहले हमारे संस्थान को चलाने के लिए, हमारे संस्थान की साफ सफाई के लिए एक व्यक्ति चाहिए, सफाई कर्मी चाहिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। और जैसे कि कोई नया बच्चा आता है, कोई आता है कुछ पूछताछ के लिए, कुछ जानकारी के लिए आता है, तो उसके लिए कुछ पूछताछ कार्यालय होना चाहिए, जो सारी व्यवस्थाएं, सारी जानकारी आपको संस्थान की विशेषताएं बता सके। जैसे कि आपसे हमारे यहाँ मान लो कोई पूछताछ ऑफिस में बैठाया जाए, कोई आए और पूछे कि क्या क्या चीज की आप तैयारी करवाते हो, तो बताए हमारे यहाँ रेलवे के बैच चल रहे हैं, एसएससी के बैच चल रहे हैं, यूपीएसआई यूपी पुलिस के बैच चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के बैच चल रहे हैं, एनडीए के बैच चल रहे हैं, एयरफोर्स के बैच चल रहे हैं, और हमारे यहाँ ये टीचर हैं और ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है। तो अपनी विशेषताएं बताने का काम पूछताछ में जो बैठेगा कार्यालय में, वो करेगा कि नहीं करेगा, अपनी जानकारी देगा कि नहीं देगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक बैठेगा जो मैनेजर होगा, मैनेजमेंट का काम करेगा, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं गड़बड़ है हो रही हैं, इन्वर्टर है, लाइटिंग बराबर है, गर्मी में पंखा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बेकायदा है कि नहीं, तो एक मैनेजर होगा, ठीक है। और मैनेजर के ऊपर हमारे दीपू सर होते हैं, जो टीचरों को मैनेज करने का काम करते हैं, कैसे मैनेज करना है ये सब देखते हैं, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बच्चों को शिकायत तो नहीं है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम होते हैं, हम यहाँ पर हैं, ठीक है, कि कोई दिक्कत आ रही सबको संभालना है, सफाई कर्मी से लेकर दीपू सर तक सबको संभालना है, किसी की तबीयत खराब है, कौन टीचर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसको, इनको देखना होता है, हमारे तक जानकारी आती है, ठीक है। और इन सब लोगों से मिलकर, इतने सारे लोगों से मिलकर एक शैक्षणिक संस्था बनी है, और उस शैक्षणिक संस्था का नाम है टारगेट क्लासेस यूपी, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है। उसी प्रकार से अगर हम सरकार के विषय में बात करेंगे, तो सरकार के लिए क्या चाहिए, सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमने बताया सरकार एक संस्था है। तो कैसे संस्था है ये देखते हैं। उसके लिए एक रेल मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, विदेश मंत्री होगा, ठीक है, परिवहन मंत्री होगा, उड्डयन मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री होगा, बिजली मंत्री होगा, और इन सब के ऊपर बना होगा जो इन सब का होगा, ठीक है, इन सब का क्या होगा, इन सब का हीरो होगा, और इन सब से ऊपर बैठा होगा जिसको बोलेंगे प्रधानमंत्री, इन सब का बाप होगा, ठीक है, कौन होगा, इन सब का फादर होगा जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। सबसे ऊपर कौन बैठा है, प्रधानमंत्री, यानी सभी मंत्रियों को, जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, रेलवे मंत्री, वित्त, गृह, विदेश, परिवहन, उड्डयन, शिक्षा, बिजली, ये जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, इन सब मंत्रियों का मंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और इन सारे लोगों से मिलकर क्या बनती है, सरकार बनती है। और फिर सरकार क्या है, यही सरकार एक देश को चलाने का काम करती है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आपसे पूछे कोई कि सरकार क्या है, तो याद रखना है सरकार एक संस्था है, बाकी कुछ नहीं है, जो किसी भी देश को चलाने का काम करती है। उम्मीद है ये बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लगता हो कि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिए, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। और आपका भाई आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहेगा, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना चाहिए, बाकी संविधान को तो अब धुआं धुआं उड़ने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार जो प्रमुख देशों में, ठीक है, सरकार में प्रमुख जो होता है देश में, प्रधानमंत्री होता है, और राज्य में अगर पूछा जाए कि प्रमुख कौन होता है सरकार चलाने के लिए, तो मुख्यमंत्री होता है। दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सरकार चलाने के लिए देश में प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे राज्य में प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ये पूछा जाता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आपको याद रखना है सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो जो पहला होता है विधायिका, विधायिका का काम क्या है, विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या है, प्यारे बच्चों याद रखना है, विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। अगर आपसे पूछे कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। तो दोनों के काम आपको पता चले, विधायिका होती है कानून का निर्माण करता है, कार्यपालिका जो होता है कानून को लागू करता है। जो आपका तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम होता है कानून की जांच करना या समीक्षा करना। तीनों को काम याद रखना,
ठीक है। कानून की जांच करना या समीक्षा करना ये न्यायपालिका का काम होता है। एक का काम होता है कानून बनाना, दूसरे का काम होता है कानून को लागू करना, और तीसरा जो है हमारा न्यायपालिका, उसका काम होता है उसकी विवेचना करना, समीक्षा करना, जांच करना कि जो कानून बनाया गया है ये देश के हित में है, देश की जनता के हित में है या नहीं। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और कानून का अंतिम जो होता है व्याख्यादाता, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ये भी याद रखना है, ये पूछा गया है पीसीएस में कि कानून का अंतिम व्याख्यादाता कौन होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको हम बताते हुए चलेंगे, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में काम खराब होता है, हम एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी इस बार छूटेगा नहीं और पूरा का पूरा संविधान आपके समझ में आएगा, एक भी बात आपसे बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन आज का है, मैं ही राज्य हूं यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है लुई 12वां, दूसरा ऑप्शन है लुई 14वां, सी ऑप्शन दिया गया है लुई 16वां, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अगर वीडियो को पूरा देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कथन किसका है, कि मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसका है। इसका आंसर आप सभी लोग जरूर देंगे। तो आज की ये पहली क्लास रही प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। आज तो बस शुरुआत है, ठीक है, अभी तो ये टेलर था और मूवी तो बाकी है। ठीक है, तो कल से हम लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।